आप सभी का स्टडी कॉपी पे स्वागत है और यहाँ मध्यकालीन इतिहास के जो है क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। मैराथन क्लास होगी ये, इसमें 3 से 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में हो जाएंगे और पूरा मध्यकालीन इतिहास आपका 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो है इसके पहले जो है आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सबके जो है लगातार मैराथन क्लासेज चल रही हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है, पैगम हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो इनका जन्म 570 ईसा में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईसा में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। और यहीं पर 570 ईसा में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ है। इसी कारण यह स्थान जो है मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु जो होती है 632 ईसा में होती है। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? तो मक्का आपका सऊदी अरब में है। ठीक, 570 ईसा में आपके पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अरबों के द्वारा आपके हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उनके नाम पर पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। अगर पूछेंगे इंडिया शब्द किसने दिया है तो यूनानियों ने दिया है। वहीं हिंदुस्तान शब्द किसने दिया? ईरानियों ने दिया है। और इसी में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है, ठीक, हिंदुस्तान से हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों द्वारा सबसे पहले किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ है? तो 712 ईस्वी में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। इसमें 711 दे रखा है, 647, 1300, ये सब गलत हो जाएंगे। 712 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व जो है 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था। मतलब भेजा तो गया था 711 ईस्वी में भी, लेकिन वह पराजित हुआ और मारा गया था। ठीक, इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था और फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई है? तो 712 ईस्वी में की गई है। यूपीपीसीएसपी में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था और ये एक अरब का शासक था। ठीक, तो अगर पूछ लें पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया और दे दें कि अरबों ने किया, तुर्कों ने किया, ईरानियों ने किया, तो अरबों ने किया है। ठीक, याद रखना। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत पर जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, देखिए यूपी लोअर में आया है, अरब के थे। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था तो अरब का था। ठीक, ये तुर्क नहीं था। तुर्क आपके गौरी और गजनबी थे, मंगोल नहीं थे। ठीक, तुर्क अफगान, अरब था। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा जो अल हज्जाज थे उनका भतीजा भी था और दामाद भी था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी मात्र जो है आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी। बस इतना याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और शताब्दी ईस्वी में जो है आपके सिंध की राजधानी क्या थी? ये आपका पूछा है। यहाँ सिंध होगा तो सिंध की राजधानी जो चचनामा के अनुसार 6वीं और शताब्दी ईस्वी में थी, अरोड़ थी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी अरोड़ थी। ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है और इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अलप्तगीन था। अलप्तगीन के बेटे थे सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन को ही राजा जयपाल ने हराया था और जयपाल को फिर सुबुक्तगीन के जो सुपुत्र होते हैं आपके महमूद गजनबी, वो हरा देते हैं और इसी में राजा जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, किया, एकदम सही बात है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ लूटपाट करने आता था। ठीक, भारत में कोई स्थायी शासन की स्थापना करना उसका उद्देश्य नहीं था। तो ए आपका सही है और आर गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन महमूद गजनी कहो या गजनबी कहो, उसने 17 बार जो है आक्रमण किए भारत पर, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य जो था भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं बल्कि मात्र लूटपाट करना था। ठीक, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ? तो विद्याधर जो थे वो आपके महमूद गजनबी से पराजित नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, महमूद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच
किसी नदी के किनारे, मतलब कोई पता नहीं किस नदी किनारे, किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। मतलब से महमूद गजनबी हार गया और इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया और महमूद गजनबी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया जिसका उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। ठीक, क्योंकि राज्यपाल जो थे वो भाग खड़े हुए थे आपके महमूद गजनबी के आक्रमण पर। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था, और क्योंकि महमूद गजनबी ने मथुरा वृंदावन पर बहुत लूटपाट की थी, इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए, महमूद गजनबी शिक्षित एवं सुसभ्य था। देखिए, शिक्षित तो रहा होगा, सुसभ्य तो नहीं रहा होगा, क्योंकि इतनी लूटपाट उसने की है। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार जो था वो आपका उतबी था। ठीक, उसने किताबुल यामनी और तारीख़ यामनी लिखी। अलबर्नी भी इन्हीं के समय थे, उन्होंने किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद लिखी है, याद रखिएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित? फरिश्ता नहीं, फिरदौसी होगा। फिरदौसी था और ये महमूद गजनबी के दरबार का ही एक क्या था आपका लेखक था और राइटर था, और महमूद गजनबी के दरबार का था। इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है, फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ फरिश्ता नहीं होगा, फिरदौसी होगा। ठीक, मिस प्रिंट है, देख सकते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं फिरदौसी है। महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था, इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। ठीक, और फरिश्ता जो था उसने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम नामक पुस्तक लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था, और ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो पुराणों का अध्ययन जो किया था अलबर्नी ने किया था। ये भी महमूद गजनबी का दरबारी कवि था और इसने किताबुल हिंद तारीख़ हिंद लिखा है। ठीक, और यहाँ आप देख सकते हैं पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा यानी प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला वह महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया। अलबर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म, समाज सब में था। उसकी रुचि हर चीज़ में थी। ठीक, जो मतलब होता नहीं, मल्टी टैलेंटेड इंसान था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबर्नी था। ठीक, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया वो अलबर्नी था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद इसने लिखी है। अलबर्नी भारत आया था, तो अलबर्नी भारत कब आया भाई? जो 1000 ईस्वी के बाद ही से तो आक्रमण चालू हुए इनके महमूद गजनबी के, तो आपका ये 11वीं शताब्दी में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1000 से लेकर के 1099 तक आपकी 11वीं शताब्दी चलेगी। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो ये आपके अलबर्नी साहिब थे। ठीक, इनके प्रसिद्ध इतिहासकार थे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबर्नी के संबंध में सही नहीं, आपको बताना है। ए है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, बिल्कुल गलत बात है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ठीक, धर्मांध कह सकते हैं आप एक हिसाब से। उसने अपने ही धर्म को प्रमोट किया, वो जिस धर्म से रिलेटेड था और उसका मालिक जिस धर्म से रिलेटेड था। बी है कि उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ये एकदम सही बात है। वह संस्कृत का विद्वान था, मल्टी टैलेंटेड इंसान था। वह त्रिकोण मिति का भी विशेषज्ञ था, ये भी सही है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ये गलत बात है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? देखिए 1025-26 में आपके महमूद गजनबी ने किस पे? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, वहाँ लूटपाट की और बहुत सारा धन लूटा। उस समय वहाँ के शासक थे भीमदेव प्रथम, वो उनसे पराजित हो जाते हैं महमूद गजनबी से, और ये बहुत लूटपाट करता है। सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है। तो महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया वो भीमदेव प्रथम ही करवाएंगे। अब यहाँ भीमराज दे रखा है, भीमदेव प्रथम नहीं, भीमदेव, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख था और एक तरफ अरबी मुद्रा लेख था, और चांदी के सिक्के किसने जो है चलाए? महमूद गजनबी ने चलाए थे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए। महमूद गजनबी द्वारा चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख था। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था
अवक्तमेकम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद, इसलिए कि चारों तरफ अंकित किया गया था। अयावक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर समतो, ये सब चांदी, मतलब उसमें अपने ही आप का गुणगान उसने किया था संस्कृत भाषा में भी। ऐसा नहीं कुछ उपकार किया है कि संस्कृत भाषा जो लोग पढ़ लेते हैं वो जाने कि हम ही जो है मोहम्मद साहब का अवतार हैं, ऐसा उसका कहना था। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया का शासक था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये भी एक तुर्क था। ठीक, 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है, पहला आक्रमण। फिर जो है 1205 ईस्वी तक साम्राज्य विस्तार करता रहता है। 1175-76 में मुल्तान ओच पर आक्रमण किया, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, 1191 में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया। 1178 में जब वो दूसरी बार मतलब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, पहली बार तो महमूद गजनवी करता है, तो वहाँ भीम द्वितीय होते हैं और इन्हें बहुत बुरी तरह परास्त कर देते हैं। तो मोहम्मद गौरी को पहली बार भीमदेव द्वितीय ही हराते हैं। ठीक, दूसरी बार आपके पृथ्वीराज चौहान हराते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था 1178 में। इन्होंने भी सोचा हमारे बड़े भाई साहब आए थे और वो लूटपाट करके गए हैं, चलो हम भी जो है सोमनाथ मंदिर पे बहुत धन है लूट लेते हैं। लेकिन वहाँ आ चुके थे भीम द्वितीय, वो जो है सतर्क थे, सावधान थे, वो समझ चुके थे कैसे हराना है, तो मोहम्मद गौरी को दौड़ा दौड़ा के बहुत मारते हैं। ठीक, 1178 में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में? तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, उसी में जयचंद को हराया था। ठीक, जयचंद कन्नौज के राजा थे। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ? तो जयचंद हुए थे। ठीक, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का दूसरा युद्ध था, उसी में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना, गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। इस युद्ध में भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ठीक, समझ जाइए बात। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताएं। ठीक, तो ये आपको बताना है कौन सा किसने आक्रमण किया है। तो अगर बात करें तो महमूद गजनबी ने जो है आपके कब आक्रमण किया था? इन्होंने आक्रमण किया था आपका 1000 से स्टार्ट किया था और फिर ये करते चले गए थे 1025-26 में इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो और मोहम्मद गौरी की बात करें 1175 से स्टार्ट करते हैं मुल्तान उच्च पे। ठीक, चंगेज खां और तैमूर ये दोनों बाद में आते हैं, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले नंबर पे तो महमूद गजनबी हो जाएगा, तो 2 पहले नंबर पे हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चंगेज खान और तैमूर के बारे में बता ही देते हैं आपको। देखिए 1175 में तो आपके किसने? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, वहीं 999 से 1027 तक महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। ठीक, पहला आक्रमण इन्होंने जयपाल के ऊपर किया था। वहीं आपके चंगेज खान ने 1221 में आक्रमण किया था और आपके जो तैमूर थे उन्होंने 1398 में आक्रमण किया था। ठीक, 1221 वही इल्तुतमिश वाला पीरियड है। ठीक, याद रखिएगा। और चंगेज खान और तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था, तो ये भी याद रखिएगा। मतलब आपके चंगेज खान तैमूर से पहले आते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के जो सिक्के हैं उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। और इसके पहले जो महमूद गजनबी थे उन्होंने संस्कृत का लेख और अरबी का लेख, एक तरफ था, एक तरफ अरबी का लेख था, एक तरफ संस्कृत का महमूद गजनबी ने किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है, ऐबक ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो आपके किस दास ने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल बिहार पर इसने विजय प्राप्त की थी। जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन थे। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय, नालंदा विक्रमशिला बिहार को तहस नहस किया, उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। 1198
से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया लक्ष्मण सेन के ऊपर, और लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग निकले। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो आपके कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा बिहार को विध्वंस किया था तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जो कथन है और एक कारण है बताना है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो सही बात है, तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, एकदम सही बात है, राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी कारण से भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। और ए भी सही, आर भी सही, और आर ए का सही कारण भी है, तो आप लगा देंगे कि ए ही सही है। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्न में से किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुर शिलालेख है, उसी से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। ठीक, ये कब का है? कुमारगुप्त के शासनकाल के, गुप्ता पीरियड का। और इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल वंधुधर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाय श्रेणी यानी रेशम सूत बनाने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख भी मिलता है। तो ये आप समझ सकते हैं, दसपुर मंदसौर अभिलेख से मिलता है ये साक्ष्य कि रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ गुलाम वंश के क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। गुलाम वंश का संस्थापक आपका कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक। इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। 1206 से 90 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानात गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, लेकिन फिर भी वे क्या थे? तुर्क थे। उनके वंश पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान भी नहीं थे। ठीक, मतलब संतान थे स्वतंत्र माता पिता के, अलग अलग माता पिता के। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने का स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना भी अधिक उपयुक्त है। ठीक, तो मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया। ठीक, इसी तरीके से चलता रहता है। लाख बख्श, कुरान खां और हातिम ताई जो भी हैं वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम है। टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। ठीक, और कुरान खां भी कहा जाता था क्योंकि ये कुरान का पाठ बहुत सुरीली आवाज़ में करता था। और हातिम ताई भी कहा जाता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में, वो इसी ने बनवाया है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी प्रारंभ इसी ने करवाया था। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा आपका एक मस्जिद है। ठीक, ये आपका अजमेर में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। तो दिल्ली और अजमेर आप डी आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने जो है दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बनवाई थी। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल बनवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई रोल नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने कभी भी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि एलदोज को बादशाह सब लोग बैठे हुए थे कि ये दिल्ली को राजधानी बनाए तो हम इसे मारे पीटे, तो इसने ऐसा काम नहीं किया। ये बहुत ही समझदार व्यक्ति था, इसने लाहौर को ही राजधानी बना करके रखा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की और 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन आरूढ़ हो जाता है। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद भी ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी कि जो गौरी के दास हैं उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन एल्दोज कुबाचा की तरफ थे। ठीक, ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर ली और उसे अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन यल्दोज से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसने दिल्ली आने का कभी जो है अपना मन नहीं बनाया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये जो है चौगान खेल रहे थे, उसी समय इनकी मृत्यु हुई। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। चौगान एक तरह का खेल होता है जिसमें बहुत सारे घोड़े होते हैं, सब घोड़े पे एक एक आदमी बैठा होता है। ठीक, और एक छड़ी लेकर जो है, एक गेंद होती है, एक छड़ी लेकर जो है उस गेंद को एक डेस्टिनेशन पे लेकर जाना होता है। उसी में जो है ये खेलते हुए नीचे गिर जाते हैं और बस इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, चौगान एक पोलो की तरह का खेल है, कह सकते हैं आप। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की बात होता है, घोड़े से गिरने के दौरान हो जाती है 1210 ईस्वी में, और उसे
लाहौर में दफनाया जाता है। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हमेशा लाहौर थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को जो है राजधानी के रूप में व्यवस्थित किया। और इल्तुतमिश का शासन पीरियड 1211 से 1236 ईस्वी तक चलता है। फिर रजिया सुल्तान आती है 1236 से 40 तक। तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर पर ही अपने शासन सत्ता रखा था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जो चलाए हैं, सबसे पहले किसी ने सल्तनत काल में, तो आपके इल्तुतमिश ने चलाए हैं। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका जो होता था सल्तनत काल में 175 ग्रेन का होता था, तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया था, ठीक। और सिक्कों पर टकसाल या नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत भी किसने की थी? आपके इल्तुतमिश ने भी की थी। तो इतनी सारी याद रखिएगा चीज़ें कि उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। और चांदी का टका 175 ग्रेन का था और सिक्के पर नाम लिखवाने की पद्धति भी इसने चालू की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो ये थे इल्तुतमिश, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो दिल्ली थी। और इन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपके इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो आपका इल्तुतमिश था, ठीक। अब यहाँ बात करेंगे, वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान जो था इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किए थे और सुल्तान आजम की उपाधि भी प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इससे पहले जो है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, जबकि इल्तुतमिश ने धारण की है, और ये कानूनी रूप से, क्योंकि खलीफा ने खुद उसे जो है सुल्तान की उपाधि दी है। तो ये आप समझ सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यलदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा को भी समाप्त किया और भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। तो मंगोल आक्रमण से बचाया, ठीक। मंगोल आक्रमण भी हुआ था 1221 में, ठीक, उससे भी बचाया। और राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत भी बनाया। भाई इनकी बेटी बैठती है 1236 में। दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के भी इसने चलवाए थे। गुलामों का गुलाम कहा जाता है तो आपके इल्तुतमिश को कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी ने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था और उनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इल्तुतमिश को खरीदा, तो गुलामों के गुलाम हो गए। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सरे जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से करवाया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो आपकी रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ये 1236 से 40 तक बैठती हैं, इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन करती हैं और सभी जो अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो ये आपके इल्तुतमिश के काल में आया था 1221 में, ठीक, याद रखिएगा। 1236 तक तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड चलता है। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आता है। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी जो होता है सिंधु घाटी पहुंचता है कि हमें जो है रक्षा प्रदान करिए, और चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे कि वह मकबरनी की सहायता न करे। इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और जब मकबरनी 1224 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया, ठीक, ये भी समझ सकते हैं। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो आपका इल्तुतमिश था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए हैं? तो इल्तुतमिश के समय देखे गए हैं 1221 में। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था, याद रखिएगा। तेमुचिन जो है मंगोल शासक चंगेज खान का मूल नाम था। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है कौन नहीं सही, आपको बताना है। देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज़म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचे, एकदम सही बात है। ख्वारिज़म शाह के जो पुत्र थे जलालुद्दीन मंगबरनी, उनका पीछा करते हुए जो है चंगेज खां आता है और इल्तुतमिश से कहता है भाई तुम इनकी सहायता मत करना। इल्तुतमिश उनकी सहायता नहीं करता, इस तरीके से चंगेज खां के प्रकोप से भारत बच जाता है। ये आपका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की, ये गलत है, ठीक है। जब तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में नसीरुद्दीन महमूद का शासन पीरियड चल रहा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुँचे। ये गलत बात है, ठीक। जब आपका वास्को डी गामा भारत आता है तो विजयनगर साम्राज्य में नरसा नायक के पुत्र होते हैं तिम्मा, उनका शासनकाल चल रहा होता है। तीसरा भी एक ही सही है, केवल एक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर, ठीक, राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था, ठीक भाई। तुर्क ही थे सत्ता में, तुर्क के अमीर थे, उन्हीं का हाथ था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत मतलब सत्ता से हटाने में तुर्की लोगों का हाथ था। उन्होंने बठिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके उसे सत्ता से हटा दिया और रजिया को मरवा देते हैं, ठीक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था आपका गयासुद्दीन बलबन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की बात वह भी एक इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश क्या था आपका? एक इलबरी तुर्क था और बलबन भी आपका इलबरी तुर्क था, याद रखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। सिजदा पाबोस नाम की प्रथा भी इसी ने चलाई थी, ठीक। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं थी, प्रथम सुल्तान का पद जो है ईश्वर के प्रदत्त होता है, मतलब ईश्वर के समान होता है, और दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है, मतलब नियामत एक खुदाई है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, मतलब ईश्वर के बाद जो है हमारा स्थान आता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसलिए सुल्तान जो भी निर्णय लेते हैं सब सही है, कुछ गलत नहीं है, उसका कहना ये था। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसीलिए वो कहता था इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? तो ये आपके बलबन ने अपनाई थी। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, एकदम सही बात है। कारण आर है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ठीक। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन कथन का एकदम सुस्पष्ट कारण आर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ए आर दोनों सही, परंतु किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। उसने 1266 से 86 मतलब 20 वर्ष तक शासन किया। इसने सम्राट के पद को देवीय घोषित कर दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसने सिजदा पेबोस नाम की शुरुआत की थी प्रथा की, और बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण भी करवाया, ठीक। ये सारी चीज़ें। 28 नंबर क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी, ठीक, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी, याद रखिएगा। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उनका अनुकरण करते हुए अपने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में यह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है, ठीक। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? देखिए कितना लंबा चौड़ा लिख दिया, बलबन ने किया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो बलबन ने आरंभ करवाया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, यह आपको बताना है। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एकदम सही बात है। उसने इक्तदारी व्यवस्था आरंभ की, नहीं, ये आपकी इल्तुतमिश ने शुरू की थी इक्तदारी व्यवस्था। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। चालीसा दल जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था उसको इसने ख़त्म कर दिया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी एकदम सही बात है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। अब यहाँ सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं।
निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो खलीफा का सहायक बलबन ने खुद को बताया है। ठीक, जो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद है उसकी दीवारों पर लिखवाया भी है। अब यहाँ खिलजी वंश के जो है क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के जो है विरोध करने पर उसने ये मन अपना हटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय मतलब दूसरा सिकंदर भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, दूसरा अशोक आपके हर्षवर्धन को कहा जाता है। तो उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये आपके जफर खान थे, जिनकी जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो पद्मावत मूवी आपने देखी होगी तो पता होगा, राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। ठीक, रानी पद्मिनी के पति का नाम। और पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना सेबा से की है। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। एकदम सही बात है। या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ऐसा कुछ उसका मन नहीं था। उसे सिर्फ धन प्राप्ति करनी थी दक्षिणी राज्यों पर, इसीलिए हमला करता था। ए सही है आपका और आर गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा कि धन की लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी और दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी के शासक आपके रामचंद्र देव थे। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली को नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको जो है मिलान करना है। देखिए, रणथंभौर जो था वो आपका हमीर देव से संबंधित है और चित्तौड़ आपका राणा रतन सिंह से संबंधित है और देवगिरी आपके राजा रामचंद्र देव से और गुजरात जो है वो कर्णदेव से संबंधित है। इस तरीके से देख सकते हैं। ए का आपका तीसरा हो गया, बी का चौथा और सी का दूसरा। तो 3 4 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका डी में मिल रहा है। ए में तीसरा ही मिल रहा है, एक ही पता होता तो भी लगा सकते थे आप। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने सैन्य अभियानों को किसने किया था? तो ये जो किया था ये मलिक काफूर ने किया था। ठीक, यहाँ से चल के यहाँ तक पूरा और लास्ट में यहाँ पहुँचता है, तमिलनाडु पे खड़ा हो जाता है और कहता है बस हमने दुनिया जीत ली, अब तो आगे दुनिया है ही नहीं। ठीक, ऐसे ऐसे मूर्ख इंसान थे। ठीक, तो मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि जो थी अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरांत, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त भूमि थी, सबको छीन लेता है और खालसा भूमि में मतलब कन्वर्ट कर देता है। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे खराज कहते हैं, के रूप में निश्चित कर दिया।
अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित कर दिया। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित कर दी। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर मतलब घरी कर और चराई कर भी लगाए मतलब चरी कर। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। ठीक, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और आपका कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था, दोनों थे। ठीक, याद रखिएगा। 12 नंबर है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ कर दिया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित कर दिया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में ही अनुमान के आधार पर, मतलब जो अनुमान होता था उसके आधार पर वो 50% लगान वसूल करते थे दोआब वाले क्षेत्र में, जो गंगा यमुना का मैदान होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृष्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, एकदम सही बात है। उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू किया था, ऐसा नहीं है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया है, एकदम सही बात है। ठीक, सबके जो है अधिकार समाप्त कर दिए थे। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 1 2 3, तो 1 3 आपका राइट आंसर है, तो आपका सी हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगवन वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तकराज की स्थापना की थी। ठीक, अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारी जो भी होते थे, खुद मुकद्दम चौधरी, ये सब इनके लगान अधिकारी थे, लगान वसूल करने का अधिकार इनसे छीन लिया था और उनके सारे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार किसान मतलब कोई अंतर नहीं रह गया। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कथन है और कारण है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, एकदम सही बात है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये एकदम गलत है। ए आपका सही, आर गलत है। ठीक, ए सही है, आर गलत है। यूपी पीसीएस मेंस में आया है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रहें सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास क्या थे? ठीक, बहुत सफलता प्राप्त की थी। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने चालू की थी? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था और घरी कर के साथ साथ चरी कर भी इसने लगाया था। ठीक, घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सीमा थी आपकी रावी। ठीक, 1306 में 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। ठीक, UPRO प्री में आया 2021 में, देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों के एकताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की थी। ठीक, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए देवगिरी के शासक शंकरदेव थे, ये रामचंद्र देव के पुत्र थे। ठीक, शंकरदेव। और वारंगल के शासक रामचंद्र देव नहीं थे, क्योंकि ये भी देवगिरी के शासक थे। इनकी मृत्यु के पश्चात ही शंकरदेव गद्दी पर बैठते हैं। होयसल के वीर बल्लाल एकदम सही है, मदुरा के वीर पांडु भी सही है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे। ठीक, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक, तो ये आपके मुबारक खिलजी ने कहा था, मैं खुद खलीफा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है, मैं खुद खलीफा बन जाऊँगा। कहने का मतलब ये है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात जो है मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफतुल्लाह की उपाधि भी इसने धारण की। स्वयं को खलीफा ही कह दिया था आपके मुबारक शाह खिलजी ने। यहाँ अब आपको तुगलक वंश के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो ये गाजी मलिक थे। गाजी मलिक जो थे वो तुगलक वंश के पहले सुल्तान बने और इन्हीं को गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक बना। उसने तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। ठीक, जो गयासुद्दीन तुगलक था वो खिलजी वंश के शासनकाल में बहुत सारे अभियान ऐसे थे जिनका वो अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कहाँ का, दीपालपुर का। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसीलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। खुसरो शाह जो था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसी को मार करके वो गद्दी पर बैठ जाता है और 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बनता है। और इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। ठीक, ये सारी बात थी। 1320 में आपके तुगलक वंश की स्थापना होती है। ठीक, मतलब टोटल 1290 से आपका 1320 तक आपका खिलजी वंश चलता है। वहीं 1206 से 1290 तक आपका क्या था, ये आपका कुतुबुद्दीन, ये गुलाम वंश, ये आपका खिलजी वंश। और आपका 1320 से 1414 तक आपका चलेगा तुगलक वंश। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो ये आपके तुगलक वंश का संस्थापक था, इसे गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये आपके गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक, और गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास भी किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, और जो भी मुकद्दम और खूतों यानी जो जमींदार थे उनको पुराने उन्हें अधिकार दे दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया और ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो आपके नहर निर्माण करने वाला पहला शासक था। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है। तो ये तुगलक वंश के जो शासक थे इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक आपका शासन किया है। ठीक, वो देख लीजिए 1206 से 90 तक आपका क्या चलता है, गुलाम वंश, जो कि 84 साल चला। वहीं 1290 से 1320 आपका खिलजी वंश चलता है, ये 30 वर्ष चलता है। और वहीं 1451, अब 1320 से 1414 तक आपका क्या चलता है, ये चलता है आपका क्या, तुगलक वंश। 1320 से 1414। ठीक, तब जब आप जोड़ेंगे इसे तो ये आपका 94 ईयर आएगा। तो तुगलक वंश आपका 94 ईयर हो जाता है। उसके बाद आपका सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहता है। ठीक, और वहीं फिर 1451 से 1526 तक आपका लोधी वंश आता है। तो अगर देखा जाए सबसे कम जो है खिलजियों ने शासन किया, सबसे अधिक किसने, तुगलक ने शासन किया, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया, खिलजियों ने सबसे कम। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में जितने भी सुल्तान हुए हैं उसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 तक
गद्दी पर बैठता है। सोचिए 1325 से 1351, मतलब 26 साल इसने शासन किया। तो ये सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था। वह खगोल शास्त्र, गणित, हमारे विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था और ये कृषि से संबंधित था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की जाती थी। तो फसल चक्र का कार्यक्रम भी किसने शुरू किया था? आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कार्य किया था। ठीक, दीवान ए कोही या अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया था कहाँ? दौलताबाद ले आया था। उसने सोचा चलो सेंटर में रहेंगे आपके, ठीक, नॉर्थ और साउथ के सेंटर में दौलताबाद में बैठेंगे और सब कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। बहुत सारे प्लान बनाता है, सब फेल हो जाते हैं। तो मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले जाना, मतलब राजधानी को स्थानांतरित करना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ये सारे गलत हो जाएंगे, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यहीं पर बैठे हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। ये प्लान भी इसका फेल हो जाता है, पूरा खजाना खाली हो जाता है। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए, उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप को परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में केरवात खान के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल रहा, परंतु चीन में कुबलाई खान के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की थी। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। मतलब तमाम विद्वान कहते हैं कि पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसीलिए उसने ऐसा किया था, लेकिन प्लान उसका फिलहाल फेल हो गया था। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, मतलब वो शरीयत के आदेशों और नियमों को नहीं मानता था। ये बर्नी ने कहा था किस सुल्तान के लिए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। उसने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज़शाही में इसका वर्णन भी किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कथन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ठीक, ये एकदम सही बात है। कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये आपका गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। ए सही है, आर गलत है। तो आप देख सकते हैं ए सही आर गलत है, आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्के जो थे, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री, उसने इसे दिनार की संज्ञा दी थी और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। मतलब तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा जारी करना। ऐसा कुछ नहीं है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, कथन है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। एकदम सही बात है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो आर भी सही है और आर ए का सही कारण भी है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, इब्न बतूता का टाइम पीरियड देख लीजिए, 1333 से 1347 ईस्वी। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 ईस्वी में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था।
मध्यकालीन यात्री एक लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये आपका मोरक्को का निवासी था। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। ठीक, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता के समय दिया गया है। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है। तो ये आपके नालंदा में दफन है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था कि जो है राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। ठीक, याद रखिएगा, बदायूनी ने लिखा था और ये बदायूनी ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, बदायूनी ने कहा था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय खुलवाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने खुलवाए थे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान देता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग था दीवाने बंदगान का उसने गठन किया था और उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100% के बीच वेतन भी मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी और फिरोज का ये जो शौक था ये राज्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्ज विभाग स्थापित किया था, मतलब दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो है बलबन ने स्थापित किया था मंगोलों से आक्रमण करने के लिए, जो है एक सैन्य विभाग था। तो ये आपका एक गलत हो जाएगा। बलबन ने अपने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, तो ऐसा नहीं है। घोड़ों को दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उनके चाचा बैठे, ये एकदम गलत बात है। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है जो इनका भाई होता है, तो ये भी गलत। फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान बनवाया था। ठीक, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमादुल मुल्क को बनाया था जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। ठीक, घोड़े को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू की थी, तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, सारी चीज़ें पता है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो क्या था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया। अगर बात करें किसने शुरू करवाया था तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू करवाया था। हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान आपका कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, ठीक, जब उसने सिंध पर आक्रमण किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक ने किए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे, ठीक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक लाए थे, ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया था। मतलब जो भी पूर्ववर्ती इनके राजा महाराजा थे, कुलीन पुरुष थे, नामी थे, उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभ जो मेरठ और टोपरा हैं, अब अम्बाला जिले में हैं, तो वो दिल्ली लाए थे। और टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित करवा दिया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित किया गया, ठीक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये आपके लाए थे फिरोज शाह तुगलक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था, कि राज्य के खर्च पर जो हज की व्यवस्था करता था वो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, ठीक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये नसीरुद्दीन महमूद था। दिल्ली सल्तनत के मुगल राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ठीक, तो ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं किया, बहलोल लोदी के समय नहीं किया, मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक के समय नहीं किया था। इसने नसीरुद्दीन महमूद के समय जो किया था, नसीरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड 1394 से 1412 है और इसने 1398 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था तैमूर ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398। उस समय नसीरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक। और नसीरुद्दीन महमूद जो था वो आपका तुगलक वंश का था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता है? तो सैयद वंश का, ठीक। तुगलक के बाद सैयद, फिर लोदी आते हैं, याद रखिएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद जो है सैयद वंश की स्थापना होती है, तुगलक वंश दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। 1412 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और तुगलक वंश का अंत हो जाता है, ठीक। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज खां ने पराजित कर दिया और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की और 1414 से 1451 तक आपका सैयद वंश चलता है, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध करिए। देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो थे वो 1236 में गद्दी पर बैठते हैं जबरदस्ती, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इनको हटा करके रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती हैं। मुबारक खान की बात करें तो 1316 से 1320 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से 1388 तक ये गद्दी पर रहते हैं। और आलम शाह 1445 से ठीक 55 तक रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह होंगे, तो पहला नंबर जो होगा वो आपका सी में है और बी में है, लेकिन पहले के बाद जो आपका आएगा वो आपका दूसरा आएगा, मतलब मुबारक खान, और फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लोधी वंश के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो ये लोधी जो थे ये अफगान मूल के थे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले बहलोल लोधी गद्दी पर बैठते हैं, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो जो ए है आपका, ये आप अगर देखेंगे तो ये जौनपुर का क्षेत्र है और ये आपका बहलोल लोधी का पूरा साम्राज्य है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। बहलोल लोधी जौनपुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जौनपुर को बसाया किसने था? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और अपने बड़े भाई जो थे इनके मोहम्मद बिन तुगलक, उनका नाम था जौना खां, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने इसे बसाया था।
महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को इन्होंने परास्त किया था। 1518 में होता है आपके खतौली का युद्ध और महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है, लेकिन राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये आपका सिकंदर लोदी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो सिकंदर लोदी को। ठीक, सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया था। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो वो थे आपके सिकंदर लोदी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आगरा की स्थापना की? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी जाना जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह और अकबर अपने शासनकाल में किया करते थे। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दिल्ली शासन पर जिसने शासन किया तो सही कोट आपको बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं गुलाम वंश सबसे पहले आता है, गुलाम के बाद आपके क्या आते हैं, खिलजी आते हैं। ठीक, ये 1206 से 90 तक था और ये 1290 से 1320 तक था। ठीक, 1320। वहीं लोदी जो आते हैं ये आपके 1451 से 1526, सैयद आपके 1414 से 1451। तो आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा, 4 1 और 3 2, 4 1 3 2 आपका डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं है? देखिए, इल्तुतमिश हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन, इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।